Okay, see, in the last lecture, we started with module 4, that is our last chapter, chapter number 8, role of insurance in logistics. We have chapter number 9 as fire insurance, but we have already covered that chapter. Okay, and we started with introductory part, what is logistics and what is cargo insurance. Okay, what do you mean by cargo insurance? Importance of cargo insurance. Now we will start with hazards in logistics. That means what are the risky situations or losses that may occur during logistics, in the logistics business. Okay. So hazards means loss. Hazards का मतलब क्या होता है? Loss और risk. A threat to damage. You can say जब हमको डर लगता है कि एक पर्टिकुलर एसेट को डैमेज हो जाएगा, मेरे स्टॉक, मेरे गुड्स को, मेरे शिप्स को, वेसल्स को डैमेज हो जाएगा. इंजरी विल कॉज टू देम. लाइबिलिटी विल अरोज. मतलब लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी और मुझे पे करना पड़ेगा, इतना फाइनेंशियल लॉस बियर करना पड़ेगा. और एनी अदर अकरेंस that is caused by external or internal vulnerabilities. मतलब ऐसी कोई ऐसी इवेंट आ जाना जब डैमेज हो जाता है प्रॉपर्टी को, उससे कहते हैं हैजार्ड. ठीक है. ऑल द बिजनेसेस हैव सेम लेवल ऑफ रिस्क. अब किसी भी आप बिजनेस में जाओ तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ता है, बट वी वांट टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. ये आपका बिजनेस का मेन टास्क होता है. इन मोस्ट केसेस रिस्क इज एड्रेस्ड थ्रू इंश्योरेंस. अभी रिस्क जहाँ पे आया वहां पे तो एक ही वर्ड हमको याद आता है, इंश्योरेंस. सो इनिशियली हम लोग कहाँ पे जाते हैं? इंश्योरेंस बिजनेस में, सो दैट टू कवर अवर फिजिकल रिस्क, दैट इज बाय फायर, बाय थेफ्ट, बाय पब्लिक लाइबिलिटी एक्सेट्रा. ठीक है. तो अभी देखते हैं हम हैजार्ड्स. हैजार्ड्स का मतलब क्या होता है? जब जब कोई नुकसान, कोई डैमेज हमारी प्रॉपर्टी को हो जाता है या वेसल्स को हो जाता है. तो सबसे पहला अभी देखो नंबर 1, सबसे पहला है हैजार्ड्स बाय शिपिंग ऑफ गुड्स बाय सी. सी मतलब वाटरवे. ठीक है. अब जब हम गुड्स को शिपिंग करते हैं, शिपिंग मतलब ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन कैसे करते हैं? बाय सी. अब जब सी से करते हैं तो वेदर एंड जोग्राफिकल हैजार्ड्स, जैसे वेदर बिगड़ गया, बहुत तूफानी बारिश आ गई, बाढ़ आ गई. ठीक है. मतलब पूरा टाइफून, साइक्लोन्स, ऐसे ऐसी कुछ नेचुरल कैलामिटीज हो गई जिसकी वजह से मेरे को फिनेंशियल लॉस बियर करना पड़ा. बिकॉज मेरे कार्गो वेसल जो था, वेसल मतलब शिप, बड़ी बड़ी शिप्स जो होती है ना, उन्हें कार्गो वेसल बोलते हैं, जिसमें कार्गो जो गुड्स होते हैं ना, वो हम डालकर लोडिंग करके पैक करके अच्छे से उसको एक शिप में लोड करके उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है. तो उसे कहते हैं कार्गो वेसल. अगर कार्गो वेसल वो पूरी की पूरी डैमेज हो गई, डूब गई, तो गुड्स के साथ पूरा शिप भी मेरा डूब जाएगा. तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है ना, वेदर की वजह से. ठीक है. अब मेराइन ट्रांजिट इंश्योरेंस. ट्रांजिट मीन्स ऑन द वे. जब ये ऑन द वे आपके गुड्स, मेराइन मतलब बाय बाय वाटर वे, जब आपके गुड्स ट्रांजिट होते हैं, इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इंश्योरेंस पॉलिसी कैन गिव यू कवरेज. लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कौन कौन सी कवरेज देती है? अर्थक्वेक, लाइटनिंग, वॉशिंग ओवरबोर्ड, एंट्री ऑफ सी, और रिवर वाटर इनटू द वेसल. मतलब आपका पूरा वेसल पानी के अंदर चला गया. जैसे आपने देखा होगा टाइटैनिक कैसे पूरी पानी में अंदर डूब गई थी, वैसे. ठीक है. मैनमेड हैजार्ड्स, ये तो हुए नेचुरल हैजार्ड्स, वेदर एंड जोग्राफिकल हैजार्ड्स. कुछ मैनमेड हैजार्ड्स भी होते हैं क्या? हाँ. जैसे पुअर पुअर शिपिंग आपने किया, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया, गुड्स को पैक नहीं किया था अच्छे से, लोडिंग नहीं की थी, अनलोडिंग नहीं की थी, या फिर आपकी गलती की वजह से आपने ध्यान से वो गुड्स को लोड नहीं किया, प्रॉपर टाइम के लिए लोड नहीं किया था. ठीक है. पैकिंग नहीं की थी प्रॉपर, तो मैनमेड हैजार्ड जिसकी वजह से आपका लॉस हो सकता है. पैकेजिंग ऑफ गुड्स, आपने पुअर पैकिंग की थी, बहुत इम्प्रॉपर पैकिंग. ठीक है. और पैकिंग जो की भी थी, चलो करी भी है पैकिंग, लेकिन आपने जो पैकिंग की जितनी रिक्वायरमेंट थी ना, उतनी नहीं की है. ठीक है. इसको बोलते हैं पैकेजिंग हैजार्ड्स. पैकेजिंग हैजार्ड्स मींस पैकेजिंग, पुअर पैकिंग की वजह से आपके आपके जो गुड्स हैं वो डैमेज हो गए. ठीक है. कभी कभी अच्छी पैकिंग करने के बाद भी गुड्स डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि अगर पानी भर गया, शिप में पानी आ गया, तो
तो भी तो डैमेज हो सकते हैं ना, ठीक है। हैजार्ड्स ऑफ लॉजिस्टिक्स बाय रोडवे। अब देखो रोडवे, ये ऊपर वाले हैजार्ड्स कौन थे? सीवे। अब आते हैं हैजार्ड्स ऑफ लॉजिस्टिक्स बाय रोडवे। लॉजिस्टिक्स का मतलब ही होता है जब गुड्स हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। गुड्स की पैकिंग, गुड्स को लोड करना, अनलोड करना। तो अगर मैं ये रोडवे से कर रही हूँ, मतलब अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ बाय रोडवे, तो कौन कौन से डैमेजेस हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? एक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंट, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे अच्छा और सबसे कॉमन, अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, सबसे इजी वाला एग्जाम्पल और सबसे कॉमन एग्जाम्पल, उसको बोल सकते हैं हम एक्सीडेंट, ठीक है। कॉमन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट केसेस इन्वॉल्व्स टू व्हीकल्स विथ द ड्राइवर ऑफ वन क्लेमिंग द ड्राइवर ऑफ द अदर वाज रिस्पॉन्सिबल। मतलब एक ड्राइवर बोल रहा है कि सामने वाले ड्राइवर ने चलाते समय एक्सीडेंट कर दिया, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। एंड समटाइम्स ओनली वन व्हीकल इज इन्वॉल्व। कभी कभी एक्सीडेंट दो गाड़ियों का नहीं होता, एक ही गाड़ी का होता है। झाड़ से देखो, बहुत रास्ता ऐसा खतरनाक रास्ता था और दोनों तरफ मतलब समझो ओपन रास्ता था एंड दोनों तरफ वैली बनी हुई थी। सो इम्बैलेंस हो गई गाड़ी, ठीक है, फास्ट चलाने की वजह से इम्बैलेंस हो गई गाड़ी और एक्सीडेंट हो गया। कभी कभी ऐसे भी होते हैं, ठीक है। नेग्लिजेंस माउंटेन ऑफ द पे वो ड्राइवर। जो जाती ना हाँ सड़क हाँ, रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, माउंटेन्स की तरफ, जैसे ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वैसे भी तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ना। तो एक गाड़ी मतलब सिर्फ ओनली वन व्हीकल इज इन्वॉल्व। तो ये कभी कभी ऐसे भी होता है कि नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर फास्ट ड्राइव कर रहा है, या बिकॉज आपने अच्छा ड्राइवर नहीं रखा था, बिकॉज ओनली इफ ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड, तो आपने वो ड्राइवर एज अ अपॉइंट कर लिया। बट वो ड्राइवर के नेग्लिजेंस की वजह से भी हो सकता है, मतलब ड्राइवर के फॉल्ट की वजह से भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मैम विंटर में फॉग की वजह से भी बहुत सारे यस, वेरी गुड वेरी गुड। ये मेजर हैजार्ड्स नीचे आप देखोगे, ये सब जो आप बोल रहे हो ना विंटर में फॉग एंड ऑल, एक्चुअली ये है ना, जो विंटर में फॉग एंड ऑल, वो पूरा ना नेचुरल हैजार्ड्स में आते हैं, मैन मेड में नहीं आते। वैसे तो हम रोडवे कर रहे हैं, ऊपर ऊपर जो बताया था ना मैन मेड और यहाँ पर बाइफर्केशन किया था बाय सी में, बाय वाटरवे, वेदर एंड मैन मेड। पर यहाँ पे मुझे ऐसे दिख नहीं रहा है बाइफर्केशन किया हुआ, यहाँ पे सब मिक्स बताए हैं, ठीक है। रोडवे, रोडवे में मिक्स बताया है पूरा। अच्छा देखो, और कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ड्यू टू रोड ट्रांसपोर्टेशन, और कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी हो सकती हैं? देखो, इंडियन रोड्स, आपको पता है इंडिया के रोड्स कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे नैरो नैरो हैं, और जो व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिक्सिंग ऑफ द ट्रैफिक, कभी कभी आपने देखा होगा यहाँ से भी गाड़ी, यहाँ से भी गाड़ी आ गई, यहाँ से भी, चारों तरफ से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक कर दिया। सो मिक्सिंग ऑफ ट्रैफिक। देर आर मल्टीपल चेक पोस्ट, टोल नाका, आपने देखा होगा बहुत सारे चेक पोस्ट हैं, टोल नाका हैं, तो आपका ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब रोड ट्रांसपोर्टेशन में आपका खर्चा बढ़ जाता है ना। देर इज वेरी वेरी लिटिल अटेंशन ऑन रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक लॉज। आपने देखा होगा ट्रैफिक लॉज हमारे इंडिया में इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, रोड सेफ्टी को इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है जो मैं फेस करती हूँ रोडवे ट्रांसपोर्टेशन से, जब भी रोड से हम ट्रांसपोर्ट गुड्स को करते हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो अलग से, कुछ अलग से नहीं बने हुए हैं कि यहाँ से सिर्फ गुड्स ही पास होंगे। हम हमको अगर ट्रैवल करना है, पर्सन्स को ट्रैवल करना है तो भी वही रास्ता है, गुड्स को ट्रैवल करना है तो भी वही सेम गाड़ी आप उसी रास्ते से लेकर जा सकते हो। रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी होने के चांसेस। रिस्क ऑफ ओवरलोडिंग, आपने एक ही गाड़ी में बहुत सारे गुड्स को लोड कर दिया, अब चलाने में दिक्कत हो रही है, गाड़ी इम्बैलेंस हो रही है और गाड़ी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया। रिस्क ऑफ ड्रंकन ड्राइवर्स, आप इंडिया में तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, रात रात में तो स्पेशली जब कोई पुलिस देखने के लिए नहीं है, कोई चेक नहीं करने के लिए खड़ा है, ठीक है, तो ड्रंकन ड्राइवर्स होते हैं, मतलब पी के गाड़ी चलाते हैं, दे आर ऑलरेडी, आई मीन दे आर ऑलरेडी अनकॉन्शियस, और वो गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है। वेदर कंडीशन की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे अभी आपने बताया विंटर सीजन में फॉग की वजह से। पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट रिलेटेड रिस्क, कभी कभी आप देखो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, जैसे ये रास्ता बंद कर दिया गया है ना। अब आप शिमला मनाली साइड चले जाओ, वहाँ पे ना, शिमला में स्पेशली
वहाँ पे ना कुछ रास्ते ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यूज किए जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, फिनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। तो वो रास्ते हैं ना, वहाँ पे वो यूज ही नहीं करने देते जहाँ से वो पास ऑन होते हैं, है ना। तो वो भी एक रिस्क है कि मेरा मेरा जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो जहाँ पे डिलीवर करने हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में लेट हो गई, क्यों? क्योंकि मुझे लंबा रास्ता यूज करना पड़ा। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, कभी कभी टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी हो सकता है। ये हाईवे से पास नहीं हो सकते हो, वो हाईवे से पास नहीं हो सकते हो। टेक्नोलॉजिकल रिस्क मतलब वो उसमें, अभी जैसे मेट्रो, आपने देखा होगा मेट्रो में गुड्स नहीं लोड कर सकते हैं ना, आपने देखा होगा उसमें कभी गुड्स नहीं आप लोड करके लेके जा सकते ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नहीं। सो उसमें एक अलग टेक्नोलॉजी बिल्ट हुई है जिसमें आप गुड्स को लोड नहीं कर सकते। ड्राइवर शॉर्टेज रिस्क, कभी कभी है ना आपकी कंपनी में ड्राइवर्स की शॉर्टेज हो जाती है, मतलब गाड़ी है, गुड्स हैं और अवेलेबिलिटी भी है, टाइम भी है, गुड्स को लोड करके हम सेंड भी कर सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक, कस्टमर तक, लेकिन ड्राइवर नहीं है, तो ड्राइवर शॉर्टेज रिस्क। ओके, सो ये दो चीजें हमने पढ़ी हैजार्ड्स में, हैजार्ड्स ऑफ लॉजिस्टिक्स बाय वाटरवे एंड हैजार्ड्स ऑफ लॉजिस्टिक्स बाय रोडवे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। अब कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे इसकी प्रोटेक्शन, रिस्क को कैसे हम प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसीज बता रहे हैं वो प्रोटेक्शन के लिए, आपको बता रहे हैं। पहले ये तो जान लो कि कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसीज की टाइप्स क्या क्या हैं। मतलब आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन देने के लिए, रिस्क को कवर करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बेचती है आपको, देख लेते हैं। कार्गो इंश्योरेंस आपको पता है, कार्गो मैराइन कार्गो इंश्योरेंस इज ऑल्सो नोन एज फ्रेट इंश्योरेंस, कवर्स द रिस्क ऑफ, क्या कौन सा रिस्क कवर करते हैं, डैमेज ऑफ गुड्स एंड मर्केंडाइज वाइल इन द ट्रांसिट बाय सी, मतलब आपकी गुड्स अगर अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है गुड्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बाय वाटरवे, बाय रेलवे और बाय एयरवे। अभी रेलवे बोला तो रोडवे भी आ गया, हाँ, क्योंकि एक्चुअली ये लैंड होना चाहिए, लैंडवे, सीवे, लैंड और एयर। सी मतलब वाटरवे, लैंड मतलब रोडवे, एयर मतलब जैसे प्लेन में आपने अपने गुड्स को लोड करके एक जगह से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, तो कार्गो इंश्योरेंस कैन बी टेकन बाय सम बिजनेसेस एज फॉलोज। कौन कौन से टाइप्स ऑफ पॉलिसीज हैं जो आप खरीद सकते हो कार्गो इंश्योरेंस में। मैन्युफैक्चरिंग, कौन सी खरीद सकते हैं, पहला मैन्युफैक्चरिंग, वो किससे रिलेटेड होता है, रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट जो अभी आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मतलब जो अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मार्केट में, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को। नेक्स्ट एग्रीकल्चर, अगर कार्गो इंश्योरेंस है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का भी ले सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि ग्रेन्स, फ्रूट्स, एनिमल्स, लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स को भी तो आप एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हो ना। तो जब आप फ्रूट्स, ग्रेन्स, क्रॉप्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तब वो डैमेज हो गए, खराब हो गए, तो उसके लिए भी तो लॉजिस्टिक्स का इंश्योरेंस चाहिए रहेगा ना, तो कार्गो इंश्योरेंस। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, होलसेलर्स, जब आप गुड्स को मूव कर रहे हो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू रिटेलर्स, मतलब जब मैं मैन्युफैक्चरर से खरीद कर रिटेलर्स को देती हूँ, तो मीनवाइल मेरे गुड्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, एज एन होलसेलर, वो आप एज एन होलसेलर आप क्या ले लोगे, कार्गो इंश्योरेंस। रिटेलर, अब रिटेलर वेयर हाउस से लेकर स्टॉक ट्रांसफर करता है, कस्टमर तक पहुंचाता है ना, तो होलसेलर से लेकर आएगा और कस्टमर तक पहुंच जाएगा, ये काम रिटेलर का होता है। तो यहाँ पे भी तो गुड्स मूव हो रहे हैं ना, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। सो ये भी एक टाइप है कार्गो इंश्योरेंस का रिटेलर्स के लिए। माइनिंग, माइनिंग मतलब एक्सट्रैक्टिंग, जब आप माइनिंग करते हो, धरती में से खोद के कुछ चीजें निकालते हो ना, और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, रॉ मटेरियल को शिपमेंट्स करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, तो उस टाइम पे भी कुछ गुड्स को अगर डैमेज हो गया तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब उस प्रोसेस में से जो आपको क्लेम सेटलमेंट होके मिलता है वो माइनिंग होता है, कार्गो इंश्योरेंस का एक टाइप होता है ये। तो पहला हुआ कार्गो इंश्योरेंस, ठीक है, उसमें ये ABCD, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ठीक है। अब सेकंड होता है हल इंश्योरेंस। पहला क्या होता है, कार्गो इंश्योरेंस, ठीक है। दूसरा क्या, ये पॉलिसीज पढ़ रहे हैं हम अलग अलग,
किसकी? कार्गो इंश्योरेंस की अलग अलग पॉलिसीज, पॉलिसीज का मतलब स्कीम्स। तो पहला था कार्गो इंश्योरेंस में मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, होलसेलिंग, ये सब पढ़ा। अब नेक्स्ट आता है हल इंश्योरेंस। अब हल इंश्योरेंस का मतलब होता है, बड़े ध्यान से सुनो, जब शिप्स, बोट्स, इक्विपमेंट्स, ये सब मिलाकर हम इसको बोलते हैं वेसल्स एंड इक्विपमेंट्स। वेसल मतलब शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स, बोट्स, ठीक है, जब जिसमें गुड्स को हम डालकर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसे कहते हैं वेसल। वेसल का मतलब होता है जो, देखो आपके किचन के जो बर्तन होते हैं ना, वो वेसल की बात नहीं चल रही, यूटेंसिल्स की बात नहीं चल रही। ये वेसल मतलब, वेसल मतलब जो शिप्स, जिसमें हम गुड्स को डालकर लेकर जाते हैं, वेसल, शिप्स एंड बोट्स, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ वेसल एंड इट्स इक्विपमेंट्स आर इंक्लूडेड इन हल इंश्योरेंस। मतलब अगर समझो गुड्स को तो डैमेज हो गया, ठीक है, तो गुड्स की जितनी वैल्यू थी उतना तो आपको भर के मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन गुड्स के साथ साथ आपकी शिप पानी में डूब गई, जो शिप में इक्विपमेंट्स थे, बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरीज लगी हुई थी, आपने देखा होगा मशीनरीज लगी हुई होती है ना, जिससे शिप चलती है, ऐसे राउंड राउंड गोल घूमती हैं, या रेफ्रिजरेटर्स लगे हुए थे, या मशीनरीज में जनरेटर्स थे, है ना, आपने देखा है ये सारी मशीन्स शिप्स में भी होती हैं, यस बोट्स में मैम। भी, हाँ बोट्स में भी मशीन्स होती हैं जिसकी वजह से बोट चलती है। तो वो जो इक्विपमेंट्स, मशीन्स, और जो आपने इंस्टॉल करी हुई होती है मशीन्स के फॉर्म में, वेसल में, शिप्स में, बोट्स में, अगर उसका भी वो भी डूब गया, वो भी डैमेज हो गया, उसमें भी मेरे पैसे लगे हुए थे, इतना सारा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था मेरा शिप के नाम पे, तो वो भी तो डैमेज हो गया। तो उसकी वजह से जो मिसहैप्स अकरिंग होती हैं, उसका लॉस भी आपको कंपनी भर के देती है। ओके, उसे कहते हैं हल इंश्योरेंस। हल मतलब वेसल और इक्विपमेंट से रिलेटेड होता है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अब ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब याद रखो हमेशा थर्ड पार्टी, किसी और का, मतलब एम्प्लॉय ले रहा है एम्प्लॉयर का, सॉरी एम्प्लॉयर ले रहा है एम्प्लॉय के लिए, समझ में आ रहा है? ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। इट प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल और बिजनेस फ्रॉम द रिस्क दैट मे बी यूज्ड और हेल्ड लीगली लायबल फॉर समथिंग सच एज माल प्रैक्टिस, आपने कोई गलत इलीगल एक्टिविटी किया, इंजरी हो गई, एक्सेट्रा। बिजनेस ओनर्स, देखो कभी कभी ऐसा होता है, बिजनेस ओनर्स में परचेज लाइबिलिटी इंश्योरेंस, सो दैट उनके एम्प्लॉय को अगर कोई इंजरी हो गई बिजनेस ऑपरेशंस के टाइम पे, मशीन्स इक्विपमेंट्स यूज करने के टाइम पे, तो उसे कहते हैं लाइबिलिटी इंश्योरेंस। मतलब एम्प्लॉयर ने खरीद लिया एम्प्लॉयज के लिए, ओनर ने खरीद लिया अपने वर्कर्स के लिए, ठीक है, ये उसके उसके बारे में लिखा हुआ है। मतलब आपको कोई मिस्टेक या नेग्लिजेंस की वजह से, फेलियर टू परफॉर्म, अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया, तो कंपनी आपको भर के देती है। एम्प्लॉयज़ को कुछ नुकसान हो गया, एम्प्लॉयज़ को कॉम्पेंसेट करना है आपको, तो भी आप ऐसा इंश्योरेंस ले सकते हैं। या डेथ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ठीक है, या एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई एम्प्लॉय की, मशीन चलाते चलाते, आपने देखा होगा किसी का हाथ कट जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो डेथ हो जाती है, अगर ऐसा कुछ है तो आप लाइबिलिटी इंश्योरेंस खरीदते हो। नेक्स्ट है आपका फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेदर बाय सी, लैंड और एयर, कहीं कैसे भी, ठीक है, लेकिन अगर उस टाइम पे कुछ फिजिकल डैमेज हो गया तो आप फ्रेट चार्जेस भरते हो ना, वो आपको रीइंबर्स होके मिलती है। सो फ्रेट इंश्योरेंस पॉलिसी विल कवर द गुड्स फ्रॉम फुल वैल्यू डिक्लेयर्ड, मतलब गुड्स की कितनी फुल वैल्यू थी ना, वो आपको भर के मिलती है, इंक्लूडिंग द बिल ऑफ लेडिंग। मतलब बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? जब एक जगह से दूसरी जगह तक आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो ना, समझो भी महाराष्ट्र से गुजरात में ट्रांसपोर्ट करो, तो आपको लगता है बिल ऑफ लेडिंग, मतलब महाराष्ट्र का एक्सपोर्टर गुजरात के इंपोर्टर को ये बिल ऑफ लेडिंग देते हैं, तब जाके ये तब जाके ये गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, वेदर बाय सी वे, वेदर बाय वाटर वे, और सॉरी लैंड, रोडवे, एयरवे, रेलवे, जैसे भी आपको करना है, बट बिल ऑफ लेडिंग आपको बनाना पड़ता है। तो उस बिल ऑफ लेडिंग में जो अमाउंट डिक्लेयर्ड होता है ना, उस फुल वैल्यू डिक्लेयर्ड के हिसाब से आपके गुड्स को कवरेज मिलता है, मतलब रिस्क कवर होके मिलता है आपको, ठीक है। फ्रेट इंश्योरेंस बोलते हैं इसे। तो कितना हमने पढ़ा? 4 टाइप्स पढ़े कार्गो इंश्योरेंस के, 4 टाइप्स थे। कार्गो इंश्योरेंस,
उसके अंडर में बहुत सारे हमने पढ़े, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, होलसेलर्स, रिटेलर्स, माइनिंग। उसके बाद हमने पढ़ा हल इंश्योरेंस जो सिर्फ वेसल्स और इक्विपमेंट से रिलेटेड होता है, लाइबिलिटी मतलब थर्ड पार्टी से रिलेटेड होता है, और लास्ट फ्रेट इंश्योरेंस मतलब फुल वैल्यू डिक्लेयर्ड जो आपकी बिल ऑफ लेडिंग के हिसाब से होती है, उसके हिसाब से आपको गुड्स का कवरेज मिलता है while transporting goods from one warehouse to another warehouse. ठीक है, समझ में आया? इतना सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, is it clear everybody? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सोशल सिक्योरिटी। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, मतलब उसके अंडर में ये जो बहुत सारे दिए हुए हैं ना, वो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने। देखो एक एक दिया हुआ, मैटरनिटी एक्ट, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, है ना, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में दिए हुए हैं। इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने, हमको सिर्फ नाम याद रखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सोशल सिक्योरिटी, ये क्या होता है? सोशल, सोशल मतलब हम बात कर रहे हैं सोसाइटी के बारे में। जब भी सोशल वर्ड आएगा ना, हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, जैसे कंट्री में सोशल डिस्ट्रेस आ गया, सबको प्रॉब्लम हो गई, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई, या फिर अभी देखो आप कोरोना वायरस की वजह से सोशली ग्लोबली ये पूरा प्रॉब्लम फैला हुआ है ना, तो सबको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो सबके लिए इकोनॉमी में सबके लिए प्रॉब्लम होना ना, उसको बोलते हैं सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल डिस्ट्रेस। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स निकाले गए। सोशल सिक्योरिटी इज अ प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन दी जाती है विच सोसाइटी प्रोवाइड्स फॉर इट्स मेंबर्स, सोसाइटी प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स के लिए थ्रू अ सीरीज ऑफ पब्लिक मेजर्स। बहुत सारे नंबर, वैरायटी, सीरीज मतलब वैराइटीज ऑफ पब्लिक मेजर्स थ्रू, ये कौन से मेजर्स होते हैं? थ्रू सीरीज ऑफ पब्लिक मेजर्स, लाइक जैसे जैसे सिकनेस, बीमार हो जाना, सब तो बीमार हो जाते तो अर्निंग स्टॉप हो जाती है। मैटर्निटी, जैसे जैसे पेरेंट्स बनने के बाद घर में कुछ अर्निंग्स की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, या घर की कमाई कम पड़ गई। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं है मेरे पास, अनएम्प्लॉयड हो गए। ओल्ड एज प्रॉब्लम, अब ओल्ड एज हो गया तो अर्न भी नहीं कर सकते हैं, तो अर्निंग स्टॉप हो जाना, मतलब स्टॉपेज ऑफ अर्निंग्स रिजल्टिंग फ्रॉम, हमारी अर्निंग स्टॉप हो चुकी हैं from because due to some reason, sickness, maternity, employment, unemployment, old age, etc. ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो जाती है, सोशल डिस्ट्रेस हो जाता है। ओके, सो मेन फीचर्स क्या है सोशल सिक्योरिटी के, क्यों ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है मेंबर्स को, इसके मेन फीचर्स क्या है? सो लेट अस हैव अ ओवरव्यू ऑफ ऑल दोस 4 पॉइंट्स। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनसिक्योरिटी, कि फ्यूचर में मेरी इनकम स्टॉप हो जाएगी, वो इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम वेरियस कॉन्टिजेंसीज ऑफ लाइफ, मतलब आपके जो जो वर्कर्स हैं उनकी जो कॉन्टिजेंसीज ऑफ लाइफ है, मतलब इमरजेंसी में भी लाइफ में आ सकती है कुछ भी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज आ सकती हैं, एजुकेशनल इमरजेंसीज आपके बच्चों के लिए। सो वर्कर्स की ऑलरेडी अर्निंग्स बहुत कम होती हैं, so to so to give them protection against the contingencies of life, contingencies का मतलब होता है emergencies, कुछ ऐसा इमरजेंसी सडन कोई ऐसा इवेंट आ गया जिसमें मेरा बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है, उससे प्रोटेक्शन देने के लिए। इट इज कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट, ये तीनों तीनों का कलेक्टिव एफर्ट होता है। सोसाइटी में तो सब होते हैं ना, तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट, ये तीनों का कलेक्टिव एफर्ट होता है। ये क्या? सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। इट इज़ एन आइडिया टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस, मतलब सबको सोशल जस्टिस मिले, इसीलिए ये सोशल सिक्योरिटी का क्या निकाला गया, कॉन्सेप्ट निकाला गया। अब इसमें कुछ कुछ एक्ट्स हैं जो पर्टिकुलरली किसी किसी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जैसे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, कि अगर आप किसी 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 का, समझो कोई वर्कर है और उसकी डेथ हो गई, अब उसके घर वाले कैसे चलेंगे? तो उसके विडो को, मतलब जब डेथ हो जाती है तो वाइफ को हम विडो बोलते हैं ना, फिर उसकी वाइफ को, तो अब उसका घर कैसे चलेगा? सो विडो को आप कॉम्पेंसेट करते हो क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन फैक्ट्री।
ठीक है, उनके बच्चों को, डिपेंडेंट सन को, अनमैरिड डॉटर को। तो ऐसे करके उनके घर को चलाने के लिए ये एक्ट बनाया गया जिसमें कंपनी अपने वर्कर्स के इंजरी, डेथ, एक्सीडेंट होने की वजह से उनको कॉम्पेंसेट करती। कॉम्पेंसेट मतलब पेमेंट करना, उनको पेमेंट करना विदाउट एनी क्या बोलते हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ वर्किंग आवर्स। मतलब आपको इतना अटेंड करना ही है, जॉब करना ही है, काम करना ही है, क्योंकि ऑलरेडी वो इंजर्ड हैं या फिर डेथ हो चुकी है, तो अब वो कैसे उसका उनका घर चलेगा। सो उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923। नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर एम्प्लॉय बीमार है, मैटरनिटी, डिसेबल्ड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम पे वो काम तो नहीं कर सकता, तो इसीलिए उनको पेमेंट दी जाती है, कंट्रीब्यूशन दिया जाता है एम्प्लॉयर्स के ज़रिए। मैटरनिटी एक्ट, मदरहुड, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, अब उसे छुट्टी ले रखी है 84 9 सॉरी कैश बेनिफिट दिया जाता है 84 डेज के लिए, पर जैसे 9 मंथ्स के लिए उसका लीव एप्लीकेशन दिया हुआ है, या फिर आफ्टर आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे आप छुट्टी लेकर रखते हो 2 महीने के लिए, टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, टू केयर हर चाइल्ड, तो उस टाइम पे उनकी पेमेंट चालू रखनी है। ठीक है, उनको भी बेनिफिट्स होने चाहिए, कैश बेनिफिट्स दिए जाते हैं, मेडिकल बोनस दिया जाता है 1000 का। ओके, नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अब जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। अब जब एम्प्लॉय आपकी कंपनी से रिटायर हो रहा है, रेजिग्नेशन ले रहा है, या टर्मिनेशन हो रही है उसकी, कहीं और शिफ्ट होके जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे टर्म में, ऐसे ऐसे रीज़न की वजह से अगर आपका एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, या फिर टर्मिनेट हो रहा है, या रेजिग्नेशन ले रहा है, तो आप एज अ कंपनी, आपको एम्प्लॉयर आपको उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको ग्रेच्युटी पे करनी पड़ती है। ग्रेच्युटी इज लमसम अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉय आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है? या तो एम्प्लॉय का बहुत बार ऐसे भी होता है, डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को ग्रेच्युटी मिलता है। डिसेबलमेंट हो गया एक्सीडेंट की वजह से, पर्सन डिसेबल्ड हो गया एक्सीडेंट की वजह से, अब जॉब नहीं कर पाएगा, तो उनको ग्रेच्युटी दी जाती है। ओके, ग्रेच्युटी बोलते हैं इसको, ग्रेच्युटी। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आपको पता है हर कंपनी का, हर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड ओपन करें। ठीक है, जिसमें पेंशन स्कीम हो सकती है, प्रोविडेंट फंड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड, अलग अलग बेनिफिट्स के लिए अलग अलग प्रोविडेंट फंड्स ओपन किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, सो दैट उनकी फ्यूचर में इनकम्स जनरेट होती रहे, उनकी सेविंग्स होती रहे। ठीक है, और भी कुछ वेलफेयर मेजर्स ओपन किए गए थे गवर्नमेंट के जरिए। मेडिकल केयर एंड सिकनेस बेनिफिट स्कीम, जो आपका अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है तो उसके लिए भी आपको मेडिकल केयर दी जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट स्कीम, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स अगर एम्प्लॉय की कुछ इंजरी हो जाती है तो उसकी स्कीम लेने से आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। मेटर्निटी बेनिफिट, ओल्ड एज बेनिफिट, मतलब रिटायर होने की एज आ गई है, इनकम जनरेट होना, जनरेट स्टॉप हो, आई मीन जनरेशन ऑफ इनकम हैज़ बीन स्टॉप्ड। ठीक है, अब आपको इनकम जनरेट नहीं हो रही है बिकॉज आपकी ओल्ड एज है, आप इनकम अर्न नहीं कर पा रहे। हाउसिंग हाउसिंग स्कीम, आपको नया घर खरीदना है। एजुकेशनल स्कीम, आगे पढ़ाई करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए। इंटीग्रेटेड इंश्योरेंस स्कीम्स, इंटीग्रेटेड मतलब दो कॉम्बिनेशन में करके। सर्वाइवर्स बेनिफिट स्कीम, अब जैसे कोई डिसेबल्ड पर्सन है, अब डिसेबल्ड पर्सन है तो जॉब तो नहीं कर पाएगा, काम तो नहीं कर पाएगा, चल फिर भी नहीं पाता है वो, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, उसकी लाइफ कैसे चलेगी, तो उसके बेनिफिट स्कीम्स। ये सारे बेनिफिट्स देने के लिए सोशल सिक्योरिटी मेजर्स निकाले गए, ये उनकी कुछ स्कीम्स हैं। ये अदर स्कीम्स हैं, और जो मेन स्कीम्स हमने पढ़ी वो ये थी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, मैटरनिटी एक्ट, है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, ये सोशल सिक्योरिटी देने के लिए ये मेजर्स कैलकुलेट, मतलब सॉरी, इन्वेंट किए गए थे। इज इट क्लियर? ये कुछ अदर स्कीम्स थी जो अभी अभी हमने रीड ऑन किया। अभी नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिस्क।
ओके, ये 10 मिनट्स में तो पूरा नहीं होगा. टाइप्स ऑफ रिस्क हैं, उसके बाद है हमारा, ये सारे टाइप्स ही हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. कॉमन कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट्स इन लॉजिस्टिक्स, ये भी सिंपल है, एंड देन अवर चैप्टर विल बी ओवर. तो मतलब दो ही हेडिंग्स हैं, एक कॉमन कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट्स इन लॉजिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ रिस्क. तो ये 10-15 मिनट्स में तो नहीं हो पाएगा, और आप सुबह से आई थिंक लेक्चर्स में इंगेज्ड हैं, सो आई फील हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कर सकते हैं. इज दैट ओके? ओके मैम. या, so types of risk we will start in the next lecture. I hope you all are understanding. Yes? यस मैम. Yes, Sure? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Any doubts? मैम हेलो. Yes, yes beta, yes, tell me. मैम आज कॉलेज आना है क्या 2 बजे? आपको मैम ने कोई मैसेज छोड़ा है बेटा, कोई सर्कुलर कोई मैसेज छोड़ा है? नो मैम, एक्चुअली कोई भी स्टूडेंट को नहीं आया. ज्योति है ना मेरी फ्रेंड अभी, हाँ जी. उसके पापा को आया अभी कि कॉलेज जाना है 2 बजे, वरना 200 रुपए मतलब फाइन लगेंगे. एज नहीं तो उनका कुछ और रीजन होगा बेटा, फीस का कुछ इशू होगा. आप पहले उनको बोलो फोन करके पूछने को रिसेप्शन पे. कॉलेज ओके का मैम. नंबर है ना, वेबसाइट पे दिया हुआ है, उनको बोलो वहाँ पे फोन करके पूछ लें कि मतलब किस रीजन की वजह से मुझे बुलाया जा रहा है. ओके मैम, हाँ थैंक यू. ठीक है. हाँ, ऐसा कोई कुछ नहीं है, कॉलेज जाना है ऐसा तो है नहीं, बट उनके पापा को बोलो आप एक बार वो कंफर्म कर लें कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर, आई मीन कॉलेज जाने के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, तो वो एक बार पूछ लेंगे तो क्लेरिफिकेशन आ जाएगी ना. ओके मैम, मैं बोलती ठीक हूँ. है बेटा. हाँ ओके. थैंक यू मैम. चलो ओके. सो शैल वी वाइंड अप? मैम हाँ जी, हाँ जी. इंटरनल्स में कितने चैप्टर्स है अभी? हाँ, 16 वेरी गुड. से. हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी. आप इंटरनल्स का सिलेबस ले लो सिर्फ, इंटरनल्स का सिलेबस ले लो सिर्फ आप, और फिर हम वाइंड अप करते हैं. हमारे जो सेकेंड इंटरनल्स हैं वो 16 टू 20 मार्च से होंगे. 16, 17, 18, 19, 20. हाँ बराबर है ना. तो 16 मार्च से हमारे इंटरनल शुरू हो रहे हैं. हम पहले क्या लिए थे, पहले हमने मॉड्यूल 1 लिया था ना, राइट? यस मैम. तो अभी हम ले रहे हैं मॉड्यूल 2 एंड 3. देखो मेरी बात सुनो, मॉड्यूल 2 में जनरल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके साथ साथ एसबीआई एंड आईसीआईसीआई वाला चैप्टर में सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट्स हैं. याद है आपको? चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको करवाए थे. यस मैम. इंडेमनिटी कवर, टॉपअप कवर, याद आया सबको? यस मैम. यस मैम. Yes, तो ma'am. एसबीआई और आईसीआईसी का पूरा नहीं पढ़ना है आपको, वो हेल्थ स्कीम्स नहीं पढ़नी है एसबीआई और आईसीआईसी की. उसके नीचे ना 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनना यूट्यूब पे तो आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर नंबर 5 में से क्या पढ़ना है. तो 5 कॉन्सेप्ट्स ही हैं एक्चुअली, ये है एक ही चैप्टर, इन्होंने यहाँ पे 2 दिखाए हैं. इंट्रोडक्शन टू जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस के 5 कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर नंबर 5 में. तो ये हुआ एक चैप्टर. ठीक है, मॉड्यूल 2 का ये एक चैप्टर हो गया, और मॉड्यूल 3 के 2 चैप्टर्स, होम इंश्योरेंस एंड व्हीकल इंश्योरेंस. तो बेसिकली आपको क्या क्या करना है, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3. आया समझ में? यस मैम. इंटरनल्स 2 के लिए मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 करना है, दैट्स इट. ठीक है. ओके मैम. ओके. ओके मैम. सो नाउ एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? नो मैम. ओके. सो शैल वी वाइंड अप फॉर द डे? यस मैम. Okay. Take care, everybody. Bye. Please keep revising. बाय मैम, थैंक यस यू. मैम. बाय Take मैम. care. थैंक यू. Yeah. टेक Take केयर care. मैम, यू Bye. आल्सो. Bye, Vita.